गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो आज हम लोग काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे, ठीक है। तो पिछले क्लास में मैंने आपको मोशन के टाइप्स के बारे में बताया, जो आपने अच्छे से देखा कि रोटेशनल, ट्रांसलेशनल, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, हर एक चीज़ को मैंने काफ़ी ढंग से आपको समझाया था। फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बताया। तो हमेशा याद रखना बच्चों कि किसी अगले वीडियो को देखने से पहले थोड़ा सा रिवीजन देख करके कर लिया करो। समझ गए ना कॉपी में क्या लिखा हुआ है पिछले। अच्छा, हर दिन के वीडियो का नोट्स उसी दिन बनाना है, एक दिन भी डिले नहीं करना है। फिर आप ऑनलाइन का मतलब नहीं समझ पाओगे, ऑनलाइन का फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। ऑनलाइन को ऑफलाइन की तरह तभी ट्रीट कर सकते हो बच्चों जब जिस दिन जो वीडियो आए उसको उस दिन देखना है। समझ गए ना भाई, ये बात आप समझ लो, ये करोगे तभी फ़ायदा आपको होगा, अदरवाइज मुश्किल है। ठीक, चलो तो आज बात करते हैं काइनेमेटिक्स लेक्चर नंबर 3 के। तो हमने कल क्या लास्ट में शुरू किया था? काइनेमेटिकल पैरामीटर। काइनेमेटिकल पैरामीटर्स क्या होते हैं? तो बच्चों काइनेमेटिकल पैरामीटर्स मतलब मापदंड। काइनेमेटिक्स का मतलब हो गया स्टडी ऑफ मोशन। काइनेमेटिक्स का क्या मतलब हो गया? स्टडी ऑफ मोशन। तो मोशन के स्टडी को करने को हम लोग बोलते हैं काइनेमेटिक्स। और जब स्टडी करोगे तो निश्चित तौर पे कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करोगे जिससे मोशन को क्या किया जाता है? डिस्क्राइब। ठीक है, उसमें टोटल 6 पॉइंट्स थे। कौन कौन से वो पॉइंट्स थे? तो आपका पहला था पोजीशन, दूसरा था डिस्प्लेसमेंट, तीसरा था डिस्टेंस, फोर्थ था वेलोसिटी, उसके बाद क्या थी? स्पीड, एंड उसके बाद क्या था? एक्सेलरेशन। ओके, पोजीशन को हमने पहले पढ़ा था। पोजीशन क्या था बच्चों? पोजीशन एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी था जो किसी बॉडी की लोकेशन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता था। और एक तो वहां पे बॉडी पता होना चाहिए, एक वहां पे बॉडी पता होना चाहिए, और दूसरा वहां पे किसके रेफरेंस में आप बात कर रहे हो वो भी पता होना चाहिए, है ना। तो एक ऑब्जर्वर होगा और एक पार्टिकल होगा। ऑब्जर्वर किसे देखेगा? पार्टिकल को, और उसके बाद उसके लोकेशन के बारे में वो बात करेगा। समझ गए? चलो अब एक काम करते हैं। पोजीशन के बारे में तो हमने पढ़ा ही था कि पोजीशन जो है वो कोऑर्डिनेट के फॉर्म में बताते हैं हम लोग, उसको आईजे के फॉर्म में भी बता सकते हैं, उसको आर से डिनोट करते हैं, एक्स वाई जेड से भी डिनोट कर सकते हैं। सारी चीजें मैंने बता रखी है। वेक्टर क्वांटिटी होता है, प्लस माइनस जीरो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना दोस्त। तो ये सारी चीजें हमने कल देखा था। अब नेक्स्ट टर्म पे आते हैं, और नेक्स्ट टर्म जो अपना है बच्चों वो है डिस्प्लेसमेंट। क्या है दोस्तों? डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट की बात की जाएगी। अब देखो, डिस्प्लेसमेंट के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत हमने पहले भी कर रखी है, वो जब हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे उस समय की बात है। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट बहुत सिंपल है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब है अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो पक्की बात है उसकी लोकेशन तो चेंज होगी ना भाई, वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। तो ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक जाने को आप मोशन बोलते हो। और उसके पोजीशन में बदलाव जितना आएगा, ध्यान से सुनो, तुमने जो 9th क्लास में पढ़ा है उससे अब हम लोग थोड़ा अलग देख रहे हैं। सीधी सी बात है, डिस्प्लेसमेंट कब होगा? जब पार्टिकल मूव करेगा, और जब पार्टिकल मूव करेगा तो सीधी सी बात है उसके पोजीशन में बदलाव आएगा, उसके लोकेशन में चेंजेस आएंगे, उसका कोऑर्डिनेट चेंज कर जाएगा। तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग, ये कुछ और नहीं बल्कि पार्टिकल के पोजीशन में होने वाले चेंज को बोलते हैं। फिर तुम यहां पे ताज्जुब में पड़ जाओगे, तुम बोलोगे कि सर हमें तो पढ़ाया गया था कि 9th क्लास में कि 2 पॉइंट के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बोलते हैं, और आप यहां कुछ और बता रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, हम लोग यहां इसको प्रूव करेंगे। जो तुमने 9th क्लास में पढ़ा था और जो यहां पे है ये दोनों अलग नहीं है। आज टाइम आ गया है कि हम लोग इसको प्रूव भी करेंगे कि तुमने डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या पढ़ा था कि 2 पॉइंट के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बोलते हैं, ठीक है। और मैं क्या बोल रहा हूं कि फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को अगर सबट्रैक्ट करोगे, व्हाट यू विल गेट डिस्प्लेसमेंट। फाइनल में से इनिशियल को अगर तुम घटाओगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। इन सारी चीजों पे हम लोग भी बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? तो सीधा देखो मैं क्या बता रहा हूं आपको, और यही आपको आज से याद रखनी है कि इट इज चेंज इन
पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, एक बार देख लूँ ये कैमरा में आ तो रहा ना, ठीक, वेरी गुड। इट इज चेंज इन पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन गिवन टाइम इंटरवल। तो दोस्तों ये डिस्प्लेसमेंट जो है पार्टिकल के पोजीशन में बदलाव को बोलते हैं, चेंज को बोलते हैं, ठीक है, जो उस समय अंतराल में होगा। एक बात आप याद करो, पोजीशन के बारे में आपको मैंने बताया था कि वो टाइम इंस्टेंट के लिए डिफाइन होता है, लेकिन बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये रेड मार्क करके मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कि आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम इंटरवल के लिए होता है। टाइम इंटरवल का मतलब तो समझते हो ना, 2 इंस्टेंट के बीच के टाइम गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम इंटरवल। ओके, चलो उसके बाद इसका मतलब हो गया ये चेंज इन पोजीशन है। अब चेंज का डेफिनेशन आपको मैथमेटिकल टूल में मैंने बता रखा है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल में से इनिशियल को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे, व्हाट यू विल गेट, फाइनल माइनस इनिशियल इज चेंज। तो सीधी सी बात है कि यहां पे अगर डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहेंगे मैथमेटिकली, अब डिस्प्लेसमेंट को मैं शॉर्ट फॉर्म में DISP लिख दूंगा शॉर्ट फॉर्म में, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल माइनस इनिशियल। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, अब देखो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग किस किस चीज से डिनोट कर सकते हैं। जब ये चेंज इन पोजीशन है तो चेंज के लिए हम लोग यूज करते हैं डेल्टा। तो डेल्टा आर क्यों लिखा हमने, तो डेल्टा फॉर चेंज, आर फॉर पोजीशन, और ये क्या है, चेंज इन पोजीशन। अगर बड़ा चेंज है तो डेल्टा करेंगे, और बच्चों अगर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ तो उसको हम लोग DR भी लिख सकते हैं। अगर सिर्फ एक्स एक्सिस के लॉन्ग चला तो डेल्टा एक्स कर सकते हैं, छोटे वाले को DX कर सकते हैं। तो इतने सारे नोटेशन, इतने सारे सिंबल यूज कर सकते हैं, किसके लिए, हम लोग डिस्प्लेसमेंट को शो करने के लिए। क्लियर है। तो इट इज चेंज इन पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन गिवन टाइम इंटरवल, दिए गए समय अंतराल में जो पोजीशन में चेंजेस लाए जाते हैं वो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया बच्चों, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो इस हिसाब से यहां पे लिखोगे तो होगा क्या, ये डेल्टा आर है ना, डेल्टा आर मतलब डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन क्या है, RF माइनस RI। तो ये हो गया RF माइनस RI। क्लियर, ये हो गया फाइनल पोजीशन और ये क्या हो गया, इनिशियल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं हम लोग। अब देखो यहां पे हम लोग नेक्स्ट क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। कैसी क्वांटिटी होगी बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी होगी। कहोगे क्यों वेक्टर क्वांटिटी होगी, तो आप देखो डिस्प्लेसमेंट कैसे तुम्हें मिला, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और पोजीशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर में से वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करोगे, वेक्टर में से वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करोगे, व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट वेक्टर। तो वेक्टर में से वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने से वेक्टर मिलता है। तो भैया ऐसा है कि अगर पोजीशन वेक्टर क्वांटिटी है तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। ओके, इसके बाद देखो डिस्प्लेसमेंट आपका प्लस माइनस और जीरो कुछ भी हो सकता है। तो कहोगे कि सर प्लस और जीरो तो समझ में आता है, जीरो मतलब कि बॉडी कहीं गया ही नहीं, तो कहीं गया ही नहीं तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। लेकिन आप कहोगे कि सर माइनस का क्या मतलब हुआ। दोस्त, अगर डिस्प्लेसमेंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी है तो यू नो दैट कि वेक्टर का तो डायरेक्शन होता है। तो जैसे हम लोग नॉर्मल लाइफ में कोई आदमी ईस्ट में गया, कोई वेस्ट में गया, तो फिजिक्स में ईस्ट वेस्ट के साथ साथ एक और डायरेक्शन का सिस्टम निकाला जाता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो अगर कोई पॉजिटिव एक्स एक्सिस के तरफ जा रहा है तो हम बोलेंगे उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, पॉजिटिव। अगर कोई नेगेटिव एक्स एक्सिस के तरफ जा रहा है तो हम क्या बोलेंगे, उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, नेगेटिव। तो यहां डिस्प्लेसमेंट का प्लस माइनस होने का मतलब ये हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। मान लो किसी की डिस्प्लेसमेंट -10 मीटर है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि बहुत कम हो गया -10। अरे माइनस का मतलब हुआ कि वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ 10 मीटर गया है।
प्लस 10 मीटर का क्या हो गया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में वो 10 मीटर गया है। समझ में आ रही बात? तो डिस्प्लेसमेंट आपका प्लस माइनस हो सकता है। चलो आगे देखते हैं डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट। इसकी जो एसआई यूनिट है दोस्तों, ये क्या होगी, मीटर्स। ये क्या होगी, मीटर। तो एसआई यूनिट अब आपको मैंने बता रखा है कि यूनिट डायमेंशन आपको मोशन के जस्ट बाद में बताऊंगा। तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो गई, मीटर। क्यों होगी मीटर, तो पोजीशन की भी मीटर, इसकी मीटर, इसकी मीटर। तो मीटर में से मीटर सब्ट्रैक्ट करोगे, मीटर में से मीटर सब्ट्रैक्ट करोगे, व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट मीटर। सिंपल, मीटर मींस मीटर, मीटर माइनस मीटर इक्वल्स टू मीटर। तो इस तरीके से दोस्तों ऐसा यूनिट क्या हो गया इसका, मीटर। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, प्लस माइनस जीरो हो गया, एसआई यूनिट क्या है, मीटर। आगे इसके बारे में क्या बात करेंगे बच्चों, कि हम लोग डिस्प्लेसमेंट के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन शेप ऑफ पाथ। शेप ऑफ पाथ, अब कहोगे ये क्या है भाई, इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। कहोगे क्या मतलब हुआ इसका, देखो मान लो कोई पार्टिकल ए पॉइंट पे है, ओके, एंड बी तक उससे जाना है। ए से कहाँ जाना है, बी पे। अब ए से बी तक जाने के रास्ते कई हो सकते हैं, लाइक दिस, लाइक दैट, कुछ भी किसी भी तरीके से जाएगा। ये मान लो रास्ता 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब तुम कहोगे कि इन तीनों ही केस में सर डिस्प्लेसमेंट सेम होगा या अलग अलग होगा, तो इसका आंसर है कि डिस्प्लेसमेंट विल बी सेम इन ऑल द 3 केसेस। कैसे कैसे तीनों में सेम होगा, तो सीधी सी बात है, ए इज द इनिशियल पोजीशन, बी इज द फाइनल पोजीशन। तो अगर यहां पे तुम देखोगे तो बॉडी इनिशियल टू फाइनल जो जा रहा है उसके पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया, मतलब सॉरी पोजीशन चेंज नहीं आया करने का मतलब तीनों ही केस में पोजीशन का जो डिफरेंस है दैट इज बी माइनस ए करोगे। जैसे मान लो ए की कोऑर्डिनेट, एक एग्जांपल के लिए मान लेते हैं, ए की कोऑर्डिनेट है 10, 0, 0, मतलब ये एक्स एक्सिस पे है और एक्स का कोऑर्डिनेट कितना है 10, और बी का कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं 20, 0, 0। तो ये दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस पे ही हैं, एक का एक्स कोऑर्डिनेट 10 है, दूसरे का 20 है। तो जब डिस्प्लेसमेंट की बात आएगी भाई, तो डिस्प्लेसमेंट तो लिखोगे फाइनल दैट इज 20 माइनस इनिशियल। अब इसमें तुमको इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि तुमने कौन सा रास्ता चूज किया है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो रास्ते की लंबाई बताता ही नहीं है। डिस्प्लेसमेंट क्या बताता है कि फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को घटाओ और जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है कि डिस्प्लेसमेंट डज नॉट, मतलब नहीं डिपेंड करता है किसके ऊपर दोस्तों, डज नॉट डिपेंड ऑन शेप ऑफ पाथ। शेप ऑफ पाथ मतलब रास्ते के आकार पे। ठीक है, चलो जल्दी से लिख लो इसे, फिर आगे बात करते हैं। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि वो डेफिनेशन जो आपने पढ़ रखा है और जो हम लोग यहां सीखने वाले हैं उन दोनों में क्या सिमिलरिटी है। मान लो ये y एक्सिस है, ठीक है, ये x एक्सिस है। अब कोई पार्टिकल है जो ये पॉइंट 1 पे अभी, ठीक है, अब ये पॉइंट 1 पे है तो इसका पोजीशन वेक्टर का नाम रख दो r1, ठीक है। तो इसकी इनिशियल पोजीशन है r1 और यहां का कोऑर्डिनेट है x1, y1। फिर ये पार्टिकल ऐसे चलता हुआ यहां पहुंच गया। देख इसका रास्ता देख रहे हो कैसे आ रहा है ये, और ये चलते हुए यहां पहुंच गया नंबर 2 पे और यहां आके रुक गया, ठीक है, यहां आके रुक गया।
तो यहां रुक गया, तो ये हो गया आपका R2। ठीक, अब एक काम करते हैं, ये 1 से मूव करता हुआ 2 तक पहुंचा। ठीक है, तो 1 से अगर 2 तक ये पहुंच रहा है, यहां से यहां तक आ रहा है, तो सीधी सी बात है कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे। तो पहले अच्छा, यहां का कोऑर्डिनेट है x2, y2, ये रास्ता है और ये फाइनल पोजीशन है। तुमसे अगर 9th क्लास वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो तुम तुरंत कहोगे कि अच्छा सर, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, दोनों के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो ये वाला होगा, है ना। तुम यही डिस्प्लेसमेंट बोलोगे, यही डिस्प्लेसमेंट बोलोगे तुम। और देखो, तुमने कहा इसको, तुमने इसका नाम दिया कि ये मिनिमम डिस्टेंस है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। और मैं क्या बोलूंगा कि ये जो है वो R2 माइनस R1 के बराबर है, और हम दोनों की बात सेम होगी। तुम देखते जाओ, जिसको तुमने स्ट्रेट लाइन बना दिया उसको मैं एक एरो दे देता हूं, बस एक हेड दे देता हूं, उसको एरो बना दिया मैंने, और ये मेरे हिसाब से भी यही डिस्प्लेसमेंट है। आप इसको क्या बोल रहे हो कि सर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। मैं क्या बोल रहा हूं कि ये R2 माइनस R1 के बराबर है। R2 में से R1 को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे वेक्टर तरीके से, तुम्हें यही मिलेगा। कैसे, तो देखो, अभी हमने वेक्टर पढ़ा है, तो वहां से हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से आप क्या लिख सकते हो, देखो, टेल हेड, अब फिर इस वेक्टर का देखो टेल हेड, तो यहां ये हेड टू हेड लगा हुआ है, टेल टू टेल लगा हुआ है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि R2 इज द रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट है किसका किसका बच्चों, R1 का, पोजीशन एट 1 का, अब प्लस इस डेल्टा R का। आ रही है बात समझ में। तो ये R1 यानी पोजीशन 1 है, और ये R2 यानी पोजीशन 2, ये इनिशियल है, ये फाइनल है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो फाइनल पोजीशन है वो इस वेक्टर का और इस वेक्टर का रिजल्टेंट है। वो तुम ट्रायंगल लॉ से देख सकते हो। अब तुम्हें क्या करना है, R1 को तुम उधर भेज दो, तो R1 को जैसे ही उधर भेजोगे तो डेल्टा R इक्वल्स टू, R1 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो क्या इसे हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब ये डेल्टा R ये जो है ये आखिर किसके बराबर आ गया, तो ये बराबर आ गया फाइनल पोजीशन, मतलब कि डेल्टा R जो है आपका, ठीक है, डेल्टा R क्या हो गया, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। और ये किसके बराबर है बच्चों, तो RF, R2 को RF भी लिख सकते हो, फाइनल पोजीशन है, अब माइनस इनिशियल पोजीशन। तो यही तो मैं आपको बोल रहा था कि आपने जिसको शॉर्टेस्ट पाथ बोला है उसको मैंने प्रूव कर दिया कि वो आपका फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन के इक्वल है। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो तुमने पढ़ा था और जो मैंने पढ़ा है, मैंने पढ़ाया, वो दोनों चीज़ है सेम, थोड़ा बस एक्सप्रेशन का अंतर है। तो लेकिन आपको आज से यही याद रखना है, नई चीज़ याद रखनी है कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो फाइनल और इनिशियल पोजीशन के सब्ट्रैक्शन के इक्वल है। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला ऑफ कोर्स वो भी सही है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग दोनों का यूज करेंगे जहाँ जो हमें आसानी लगेगी, ठीक है। अच्छा, अब ये इस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग चाहें तो IJ के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे, तो देखो, डेल्टा R इक्वल्स टू R2, RF जो है R2, तो पोजीशन वेक्टर को अगर हम लोग कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखते हैं तो याद करो ये हो गया 0 0। पोजीशन वेक्टर कभी भी ड्रॉ करते हैं तो उसका टेल होता है ऑब्जर्वर के पास और हेड होता है जहां पार्टिकल है, तो हेड और टेल। तो सीधी सी बात है, आपको मैंने कहा था पिछले कल भी समझाया इस चीज को कि अगर इसे IJ के फॉर्म में लिखना है तो R2 को क्या लिख सकते हो, तो x2 माइनस 0, तो x2 माइनस 0 इंटू I, और R2 का y के लिए लिखेंगे y2 माइनस 0 इंटू J। ये हो गया R2 में से सब्ट्रैक्ट किसको करना है बच्चे, R1 को। R1 को कैसे लिखोगे,
तो x1 माइनस जीरो इंटू आई प्लस y1 माइनस जीरो इंटू जे। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर जो हो गया वो हो गया। तो ये x2y, अब इतना बार बार हम लोग नहीं करेंगे, बार बार जीरो क्यों घटाएंगे, सीधा ये कोऑर्डिनेट को i से मल्टीप्लाई कर दो, तुम देख ही रहे हो आराम से वही आता है। तो x2i प्लस y2j माइनस x1i प्लस y1j। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो। सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू x2 में से x1 है ना, आप क्या करोगे, i में से i को घटा लोगे, तो x2 माइनस x1 इंटू आई और y2 माइनस y1 इंटू जे। ये आपका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आ गया। डिस्प्लेसमेंट आपका ij के फॉर्म में आ गया। अगर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए आपको तो क्या करना होगा, आप वेक्टर में सीख चुके हो, जो i का कॉफिशिएंट है उसको स्क्वायर कर दो, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, जो y का कॉफिशिएंट है y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्लियर? तो इस तरीके से आपको डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी पता चल जाएगा। और तुम क्लियर कट देख रहे हो कि डिस्प्लेसमेंट जो है उसमें सिर्फ कोऑर्डिनेट्स का ही चर्चा हो रहा है, किस रास्ते से ट्रेवल होके आया है इसकी जानकारी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। किसके लिए, खासकर डिस्प्लेसमेंट के लिए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर। ठीक है दोस्तों, चलो जल्दी से इसे लिख लो। तो दोस्तों नेक्स्ट टर्म है अपना डिस्टेंस। अब डिस्टेंस के बारे में देखो मैंने क्या लिखा है, इट इज लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ विच इज कवर्ड बाय द बॉडी। अब देखो एक बॉडी आपका अगर यहां से चल के यहां पहुंचती है ना, ए से चल के कहां पहुंच गई, बी, तो ए से चल के जो ये बी तक ये बॉडी पहुंच रही है, तो अगर सीधी सी बात है कि मेरे को कोई पूछेगा डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो मैं क्या करूंगा, ए और बी को सीधा एक स्ट्रेट लाइन से मिला दूंगा, है ना। अब आपको ये थोड़ा दिख नहीं रहा होगा बोर्ड पे, थोड़ा हल्का दिख रहा होगा। तो ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है ब्लू कलर से, ब्लू से मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं, तो ये जो ब्लू कलर से मैंने लाइन ड्रॉ की है दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। लेकिन आखिर ये ब्लैक वाले लाइन पे एक्चुअल में पार्टिकल ने रास्ता कवर किया है, तो ये जो कहलाएगा ये कहलाएगा डिस्टेंस। क्या कहलाएगा बच्चों, डिस्टेंस। तो वही मैंने लिखा, इट इज लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ विच इज कवर्ड बाय द बॉडी। ये पाथ की एक्चुअल लेंथ होती है। और बच्चों ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि एक लंबाई है, लंबाई को सिर्फ क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ये एक कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर। इट कैन बी पॉजिटिव और जीरो। जो डिस्टेंस है वो किसी भी स्थिति में क्या क्या हो सकती है, या तो पॉजिटिव होगी या तो फिर जीरो। ये नेगेटिव कभी नहीं होगी। क्या नहीं होगी बच्चों, नेगेटिव ये कभी नहीं होगी। ये या तो पॉजिटिव होगी या तो जीरो। मतलब या तो तुम नहीं चलोगे तो जीरो, अब चलोगे तो कुछ ना कुछ लंबाई होगी, है ना। स्केलर क्वांटिटी है तो लेंथ होगी, तो लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। किसी बॉडी का नेगेटिव लेंथ तो नहीं हो सकता है। कहोगे सर डिस्प्लेसमेंट में नेगेटिव था, तो वहां नेगेटिव क्यों था, वहां नेगेटिव का मतलब था डायरेक्शन, लेकिन यहां नेगेटिव का कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद इट डिपेंड्स ऑन शेप ऑफ पाथ। ये रास्ते के आकार पे डिपेंड करेगा। अब ये ए से चल के बी तक अगर ये ब्लैक लाइन वाले रास्ते को फॉलो करके गया है तो डिस्टेंस मान लो S1 हुआ। लेकिन अगर ये ऐसे ऐसे चल के पहुंचा, इसमें भी वो बी तक ही पहुंचा, तो इस केस में जो डिस्टेंस होगा, इस केस में जो डिस्टेंस होगा वो होगा S2। क्यों ऐसा होगा बच्चों, क्योंकि एक दूसरा रास्ता है और इस दूसरे रास्ते की लंबाई क्या होगी, अलग। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इन दोनों ही केस में क्या होंगे, सेम, विच इज डेल्टा आर। समझ गए। SI यूनिट इसकी भी हम लोग मीटर लिखेंगे। तो ये आपका डिस्टेंस है। अगर हम लोग स्मॉल डिस्टेंस को हम लोग S से डिनोट करते हैं, है ना, डेल्टा S नहीं लिखते हैं। कहोगे क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि डेल्टा का मतलब हो जाएगा चेंज इन डिस्टेंस,
एस खुद ही डिस्टेंस है और डेल्टा लगा दोगे तो हो जाएगा चेंज इन डिस्टेंस। तो चेंज इन डिस्टेंस कुछ थोड़ा ही होता है, चेंज इन पोजीशन हो सकता है, क्योंकि पोजीशन क्या ही होती है, पोजीशन क्या है, लोकेशन, लोकेशन बदल सकती है, कोऑर्डिनेट बदल सकता है, लेकिन डिस्टेंस तो वही बदलने के लिए जो रास्ता अपनाएगा उस रास्ते को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस, जिसको एस से डिनोट करेंगे। लेकिन जब अगर बात आएगी ये स्मॉल डिस्टेंस की, किसकी बात आएगी बच्चों, स्मॉल डिस्टेंस की, तो उसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, ds से। स्मॉल डिस्टेंस को किससे डिनोट करेंगे, ds से। ओके, और जो डिस्टेंस नॉर्मल होगा उसको हम लोग किससे डिनोट कर देंगे, s से। क्लियर है? चलो फटाफट इसको राइट डाउन कर लो, फिर आगे कुछ और बात करते हैं। अब दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट बात करते हैं हम लोग। अगर तुमसे कोई पूछे कि क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, तो आपका जवाब होगा ऑफ कोर्स। अगर मान लो कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में, कैसी, सीधी रेखा पे ए से चल के कहां पहुंच गया, बी, ए से चल के कहां पहुंच गया बच्चे, बी। तो अगर कोई बॉडी ए से चल के बी तक पहुंच गया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बॉडी सीधी रेखा में जा रही है। तो इस केस में रास्ते की भी लंबाई कितनी हो गई, जो आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी। तो मान लो अगर यहां से यहां तक 4 मीटर है तो डिस्प्लेसमेंट भी आपका वही हुआ और डिस्टेंस भी आपका वही हुआ। लेकिन यहां से बच्चों के दिमाग में एक गलत कॉन्सेप्ट आ जाता है कि जब भी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चलेगी तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम होगा। दोस्त ऐसी बात नहीं है। इस केस में तो तुम बोल सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, देखो ये वेक्टर क्वांटिटी है, दैट्स व्हाई मैग्नीट्यूड को ऐसे मैंने दिखाया, इज इक्वल टू डिस्टेंस। लेकिन आप सोचो अगर कोई बॉडी ए से बी तक गया, ठीक, पहले कहां से कहां गया, ए से बी, और ये वापस फिर, अब इसको मैं ब्लैक लाइन से दिखाता हूं, ये रिटर्निंग जर्नी है, ब्लैक, तो ए से बी तक गया और वापसी में फिर ए पे आ गया। मतलब इस पूरी जर्नी की व्याख्या ऐसे करते हैं, ए से बी गया और वापस बी से ए आ गया। तो अगर यहां तुमसे कोई पूछे तो देखो ये चला तो स्ट्रेट लाइन पे ही है ना, स्ट्रेट लाइन पे ही गया और स्ट्रेट लाइन पे ही आया। तो अगर यहां तुमसे कोई पूछे तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि जहां से चला फिर वहीं आ गया। तो इस केस में आपका इनिशियल पोजीशन भी ए है और फाइनल पोजीशन भी कौन है, ए ही है। तो ए में से ए घटाओगे दोस्त तो आपका 0 आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट तो आपका 0 आ गया, क्योंकि जहां से चला वहीं आ गया। लेकिन अगर बात करेंगे डिस्टेंस की, अगर बात करेंगे यहां पे डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस जो है आपका वो नॉन जीरो आएगा, क्योंकि डिस्टेंस को इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि आप कहां थे और कहां से कहां पहुंच गए। उसको मतलब है कि आपने रास्ता कितना लंबा चला। जैसे यहां देखो 5 मीटर गया तो डिस्प्लेसमेंट का भी मैग्नीट्यूड 5, डिस्टेंस भी 5, लेकिन इस केस में 5 आगे गया, अब 5 फिर लौट गया तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया, लेकिन डिस्टेंस में 5 + 5 ऐड करके आंसर करोगे 10। आ रही है बात समझ में? तो ये एक बात हो गई। तो इसका मतलब है आज से ये समझ गए ना कि स्ट्रेट लाइन पे जरूरी नहीं है कि हमेशा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो। यहां देखो डिस्प्लेसमेंट है 0 लेकिन डिस्टेंस है नॉन जीरो। ऐसे मार्क करने का मतलब होता है नॉन जीरो। क्लियर? तो ये बात आपको हमेशा दिमाग में रखनी है। और अगर आप टेढ़ा पाथ पे चल रहे हो तो फिर तो कोई बात ही नहीं है भाई। ए से अगर बी तक गए तो ये आपका डिस्टेंस है और ये आपका कौन हो गया, डिस्प्लेसमेंट। तो यहां तो कोई बात ही नहीं है। यहां तो तुम बोल सकते हो कि डिस्टेंस मस्ट बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। तो सीधी सी बात ये हो गई कि अगर हमें कोई फाइनल फॉर्मूला पूछेगा तो मैं ये लिख के उसे दिखाऊंगा कि भैया ऐसा है कि डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है या उसके बराबर भी हो सकता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि डिस्प्लेसमेंट बड़ा हो जाए, ये इससे बड़ा हो जाए डिस्प्लेसमेंट, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये इससे बड़ा भी हो सकता है जैसा कि यहां पे है, जैसा कि यहां पे है, और ये इसके बराबर भी हो सकता है जैसा कि यहां पे है। लेकिन तुम ये कहोगे कि डिस्प्लेसमेंट बड़ा हो जाए, नहीं। यानी हम यहां लिख देते हैं इस बात को, डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी
ग्रेटर, कैन नॉट बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। आई बात समझ में? चलो फटाफट इसे लिख लो। तो दोस्तों अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे जो मैं आपको थोड़ा समझाना चाह रहा हूं, आप जरा ध्यान से देखना। अगर मैं आपसे पूछूं, ये बात मैंने आपको मैथमेटिकल टूल में ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाते समय ही बताया था। अब ये बताओ ये स्ट्रेट लाइन है या कर्व लाइन है? तो आप बोलोगे कि सर ये तो मजाक वाली बात है, कर्व लाइन है। लेकिन अगर इसी को मैं बहुत छोटा कर दूं, बहुत छोटा, लाइक दिस, इतना छोटा कि ये अब हो सकता है कैमरा से आपको ना भी दिख रहा हो, आप ये घर में भी कर सकते हो। अब ये इतना छोटा सा लाइन है, बहुत छोटा सा है ना। अब ये तुमसे कोई पूछे कि ये स्ट्रेट है या कर्व है, तो सीधी सी जवाब है ये क्या होगा, स्ट्रेट। तो अगर मान लो ठीक इसी तरीके से अगर कोई पार्टिकल मूव करता है, ठीक है, मान लो ये किसी पार्टिकल मतलब समझते हो ना, कार, बस, ट्रक, कोई भी चीज जो चलता है उसको हम लोग पार्टिकल बोलते हैं। अगर ये कोई पार्टिकल इस तरीके से चल रहा है, कोई पार्टिकल चल रहा है, तो उसके किसी छोटे से पोर्शन पे, मतलब उसके पूरे यात्रा में कोई छोटा सा पार्ट अगर देखें, बहुत छोटा सा, तो बहुत छोटा सा को याद है ना आपको किससे डिनोट करते हैं, डी से। तो इस छोटे से हिस्से को आप स्ट्रेट मान सकते हो कि नहीं मान सकते हो? तो सीधी सी बात है, अगर ये स्ट्रेट लाइन हो गया, और ये भी तुम नहीं बोल सकते हो कि उतना ही छोटे देर में वो पीछे घूम जाएगा। जैसे कुछ देर पहले स्ट्रेट लाइन पे भी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अलग हुआ था। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि लंबे समय तक उसको आपने मौका दिया आगे जाने का और आगे से फिर पीछे आने का। लेकिन किसी को अगर सेकेंड का लाखवां हिस्सा, हजारवां हिस्सा दोगे तो पीछे नहीं आ सकता। तो भाई ये वही टाइम है, यानी दिस जर्नी मतलब यात्रा, दिस जर्नी इज कवर्ड इन वेरी शॉर्ट टाइम, है ना, शॉर्ट टाइम dt। ये जर्नी जो कवर की गई है बच्चों बहुत छोटे से अंतराल dt में। तो ये जो छोटी सी जर्नी कवर की गई है, तो इस दौरान अगर देखें तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट आपका होगा dr और छोटा सा डिस्टेंस होगा ds, और ये दोनों 100% गारंटी है कि बराबर होंगे, क्योंकि बहुत छोटा सा डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को तो स्ट्रेट लाइन ही लोगे, ये भी नहीं बोल सकते कि वो पीछे रिटर्न भी हुआ होगा। तो इसका मतलब है आगे इस चीज का हम बहुत यूज करेंगे। तो याद रखना, बहुत छोटे से टाइम इंटरवल में जो तय किया गया डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ऑलवेज क्या होता है, मैग्नीट्यूड में सेम। यानी इन वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल, बहुत छोटे से समय अंतराल में जो डिस्टेंस तय की जाएगी वो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा ऑलवेज। क्लियर है दोस्तों? तो चलो इसको एक अलग सा इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिख लेना, ये काम आएगा अपने को। इंपॉर्टेंट पॉइंट जल्दी से इसे लिख लो। तो बच्चों नेक्स्ट टर्म है वेलोसिटी। नेक्स्ट टर्म कौन सा है बच्चों? वेलोसिटी। अब इस पे भी एरो लगा दो, वेलोसिटी हो गई। अब ये वेलोसिटी क्या है? बहुत सिंपल है। वेलोसिटी से एक फीलिंग तुम्हें आती होगी कि कोई कार तेज चल रही है, कोई स्लो चल रही है। तो देखो एक सेंस सोचो, कोई तेज चल रही है, कोई फास्ट चल रही है, कोई स्लो चल रही है। इसका क्या मतलब हुआ भाई? अगर कोई फास्ट चल रही है इसका मतलब वो अपने लोकेशन को जल्दी जल्दी बदल रही है, यानी वो अपने पोजीशन को चेंज कर रही है। कोई पोजीशन को धीरे धीरे चेंज करे तो हम बोलते हैं कि इसकी वेलोसिटी कम है। कोई जल्दी जल्दी चेंज करें तो हम बोलते हैं इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। मतलब वेलोसिटी रहने से आफ्टर ऑल आप क्या कर रहे हो? आप एक ही चीज़ तो कर रहे हो, आप कर रहे हो अपने पोजीशन को चेंज। तो क्यों ना इसको हम लोग ऐसे डिफाइन करें कि वेलोसिटी जो है वो आपके चेंज ऑफ पोजीशन से ही रिलेटेड है, पहली बात। और दूसरी बात ये हो गया कि जो ये मैथमेटिकली जो इसको डिफाइन करेंगे वो ये होगा कि इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। प्यारे बच्चों,
आप जाके लेक्चर नंबर बेसिक मैथमेटिक्स का 3/4 जरूर देख लीजिएगा। जिन्होंने देख रखा है वो तो अच्छी बात है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज मैंने बहुत डिटेल में समझाया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आज ये वेलोसिटी को पढ़ने के बाद एक बार रेट ऑफ चेंज का रिवीजन कर लीजिएगा। वो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, वो यूट्यूब पे भी है, ऐप पे तो है ही। तो चलो देखते हैं। तो वेलोसिटी को हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे। वेलोसिटी की डेफिनेशन देखो, बाकी जो आपने पढ़ रखा है पहले से कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज राइट। लेकिन हम लोग अब एक नई चीज, हम लोग का अपना जो लेवल है वो अब चेंज हो गया, तो उसके हिसाब से बात करते हैं। तो वेलोसिटी जो है बच्चों, वेलोसिटी जो है इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन with respect to time। तो दोस्तों वेलोसिटी जो है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समय के सापेक्ष में पोजीशन बदलने के दर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? वेलोसिटी। पोजीशन बदलने के दर को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? वेलोसिटी। क्लियर है? बहुत सिंपल है ये। तो अब देखते हैं इसको और क्या कर सकते हैं। पहले दूसरी बात, अब ये जो वेलोसिटी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी या स्केलर? तो तुम एरो देख रहे होगे, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कुछ सिंपल सिंपल चीजें मैं लिख देता हूं। इट इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, इट कैन बी पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव एंड जीरो। ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात, जो इसका एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट वो क्या होगा बच्चों? इसकी जो एसआई यूनिट होगी वो होती है मीटर पर सेकेंड। क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। ठीक। अब इसके डायमेंशन के बारे में भी मैं कल बताऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि कल एक साथ सबका डायमेंशन, तो कहोगे डायमेंशन क्या होता है? तो ऐसे तो हम लोग यूनिट डायमेंशन अलग चैप्टर ही पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट अलग से मैं कल दे दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि अभी हम लोग फ्लो में है, उसको बीच में लाना नहीं चाह रहे। तो यूनिट हो गया इसका मीटर पर सेकेंड। ओके, चलो अब ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो का मतलब तो समझ ही जाते हो। अब कोई भी वेक्टर क्वांटिटी प्लस माइनस जीरो का मतलब है वो उसके डायरेक्शन को लेके बात की जा रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब एक चीज समझो कि जब ये एक रेट ऑफ चेंज है, क्या बच्चों? रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज दो टाइप का होता है। ये मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप लेक्चर नंबर 4 को जरूर देखना। रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है आपको, जो मैंने आपको समझाया था, बदलने का रेट, है ना। तो रेट आपका किसी पर्टिकुलर टाइम पे भी हो सकता है। जैसे कि मान लो कि कोई आदमी अगर ए से बी तक गया, तो ए से बी तक की बात जो अब हम करेंगे, तो कभी ना कभी, जैसे मान लो आप ए पे हो, आप इसको अच्छे से समझना, और आप बी पे पहुंचे, तो ए से बी तक की यात्रा आपने की, ठीक है। तो ए से बी तक की जो आपने यात्रा की, मान लो आपने 10 o'clock आपने यात्रा शुरू की, और कब पहुंचे यहां पे? 12 o'clock, 12 बजे। तो 10 बजे से 12 बजे के बीच में आपने ये यात्रा की है। एक है कि मैं आपसे पूछूं कि आपकी एवरेज वेलोसिटी क्या है ना। एवरेज सब सुनते होगे बार बार। तो एवरेज बात, एवरेज और इंस्टेंटेनियस, यही दो टर्म है, और इसी को मैंने उस लेक्चर में डिटेल में समझाया है, तो आप जरूर जाके देखना उसको। तो देखो, ए से बी, लेक्चर नंबर 4 या 3 में होगा बेसिक मैथमेटिक्स में। तो ए से बी तक अगर पूरे यात्रा की बात करें, पूरे जर्नी की बात करें, तो अगर पूरे जर्नी के लिए बात की जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं एवरेज। तो एवरेज मतलब हुआ कि वो एक्चुअल में वो पार्टिकल नहीं चला उस वेलोसिटी से। मान लो किसी ने कहा कि यार वो 40 किलोमीटर पर आवर उसकी एवरेज स्पीड है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो पूरी यात्रा उसने 40 में ही की है। अरे 40 किलोमीटर में क्या हुआ, टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया होगा, ठीक है ना। तो वो हो गया एवरेज। जैसे हम लोग मैचेज में देखते हैं कि अगर 50 ओवर में
300 रन बन गए, तो हम लोग बोलते हैं रन रेट का जो एवरेज हुआ वो 6 हुआ। इसका मतलब ये तो नहीं होता कि हर ओवर में 6 रन बने हैं, समझ गए ना। तो ये तो मैं थोड़ा बता रहा हूँ, वहाँ बहुत पूरा एक लेक्चर है इसके ऊपर, तो आप वो देखना। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई 10 बजे चल के 12 बजे पहुँच रहा है भाई, तो इसका मतलब है पूरी यात्रा के लिए जो डिफाइन करोगे उसको बोलेंगे एवरेज, और यात्रा के किसी पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे मान लो किसी ने पूछ दिया 11:15 पे वेलोसिटी क्या होगी, तो ये कौन सी वेलोसिटी हो गई, ये किसी खास इंस्टेंट पे हो गई। ये सचमुच में पूछ रहा है कि 11:15 पे कितनी वेलोसिटी हुई। जैसे मैच में ही तुमने पूछा कि 20वें ओवर में कितने रन्स हुए, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा इंस्टेंटेनियस। क्या उच्चारण करोगे बच्चों, इंस्टेंटेनियस, मतलब पर्टिकुलर का मतलब खास, किसी खास टाइम पे। ओके, तो चलो, और अगर जिसने ऑलरेडी पढ़ रखा है, अच्छे से याद कर रखा है उस लेक्चर को, उसको तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और जिसे थोड़ा भी दिक्कत है इसको देखने में, तो वो जाके इंस्टेंटेनियस और एवरेज वाला लेक्चर देख लेना, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखने जा रहे हैं, तो हम लोग ये लिखने जा रहे हैं कि वेलोसिटी can be classified into two types। वेलोसिटी को कितने टाइप में बांट दोगे बच्चों, 2 टाइप में। तो वेलोसिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। पहला होगा आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फर्स्ट जो है दोस्तों इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, या सीधा इसको v से आप लिख दोगे तो v का मतलब ही हो जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आपको बुक में खासकर एससीआर में ये लिखा हुआ मिलेगा कि केवल वेलोसिटी अगर लिखा हुआ हो तो आप समझ जाना इंस्टेंटेनियस की ही बात की जा रही है। बिल्कुल राइट। अगर आपको पूरा लिख के देगा इंस्टेंटेनियस तो अच्छी बात है, केवल वेलोसिटी भी लिखा हुआ रहेगा तो उसका क्या मतलब लेंगे हम लोग कि वो इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा है, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा दोस्तों, दूसरा जो होगा वो होगा एवरेज। क्या होगा बच्चों, एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी में हम लोग यहाँ इसके सब स्क्रिप्ट में यहाँ पे AVE लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। तो एक इंस्टेंटेनियस हो गया और दूसरा एवरेज। तो अब इन दोनों को अलग अलग करके हम लोग पढ़ाई करते हैं, देखते हैं क्या है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। तो पहले एवरेज की बात कर लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी। तो इसके बारे में हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, लिखेंगे इट इज डिफाइंड मतलब परिभाषित किया जाता है, डिफाइंड फॉर टाइम इंटरवल। देखो भाई, आप एवरेज वेलोसिटी को कभी भी डिफाइन जो करोगे किसके लिए करोगे, टाइम इंटरवल के लिए, माने 2 इंस्टेंट के बीच के टाइम के लिए, टाइम इंटरवल के लिए। ये किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए डिफाइन नहीं होगा, इट इज डिफाइंड फॉर टाइम इंटरवल। क्लियर। अच्छा, इसको डिनोट तो हम लोग वी एवरेज से करते ही है। अब मैथमेटिकली इसका क्या फॉर्मूला होगा, तो भाई ऐसा है कि मैथमेटिकली इसके लिए सीधा कर देना है डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। कहोगे ये आपने क्या कर दिया, अरे कुछ नहीं किया भाई, आप एक इंटरवल में क्या करो, एक इंटरवल में आप डिस्प्लेसमेंट निकालो। डिस्प्लेसमेंट करने का मतलब है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गया। एवरेज का मतलब ये कभी मत सोचना मैथमेटिक्स के एवरेज की तरह कि 4-5 वेलोसिटी को ऐड करके या 4 से डिवाइड कर दिया, गलती से भी वो काम नहीं करना है। जब भी बात आएगी, ध्यान से सुन लो, मेरी बात सुन लो, दिमाग में डाल लो, जब भी बात आएगी किसकी, एवरेज वेलोसिटी की, तो आपको क्या करना चाहिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से डिवाइड करना। जैसे ही किसी ने कहा एवरेज वेलोसिटी, पहला क्वेश्चन होना चाहिए तुम्हारा कि यार कितने बजे से कितने बजे के बीच, यानी कितने टाइम से कितने टाइम के बीच, यानी फाइनल टाइम और इनिशियल टाइम पता होना चाहिए, इनिशियल टाइम की पोजीशन पता होना चाहिए,
फाइनल टाइम पे पार्टिकल कहां पे था वो पता होना चाहिए। दोनों को सब्ट्रैक्ट करके टोटल टाइम से डिवाइड कर दो, व्हाट यू विल गेट एवरेज वेलोसिटी। क्लियर। अब एवरेज वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जैसा कि देखो एरो है। तो एक काम करते हैं, अब एक चीज देखो, तुम्हें मैं वेक्टर वाला याद दिलाता हूं। इसे हम लोग चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, बोलो भाई, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते? क्यों नहीं लिख सकते? वही बात है ना, लिख सकते हैं क्योंकि ये इसके नीचे देखो है ना, तो इसको हम लोग चाहें तो 1/Δt भी कर सकते हैं। अब तुम समझ सकते हो कि ये जो तुम्हारा 1/Δt है, दिस 1/Δt, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ये कैसा क्वांटिटी है? एक स्केलर। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों? वेक्टर। और ये स्केलर जो है ये पॉजिटिव स्केलर है कि नहीं? क्योंकि इंटरवल तो आपका पॉजिटिव होता है, तो टाइम इंटरवल पॉजिटिव होता है। तो तुमको याद होगा कि किसी वेक्टर को एक पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एक वेक्टर मिलता है कि नहीं मिलता है? और तुम्हें ये भी बताया था कि अगर ये स्केलर पॉजिटिव हो तो इसका डायरेक्शन और ओरिजिनल वेक्टर का डायरेक्शन दोनों क्या होगा? सेम। अगर ये नेगेटिव होता तो अपोजिट होता। तो इसका मतलब तुम बोल सकते हो कि एवरेज वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल होगी। ये आप हमेशा याद रखोगे कि एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन वही होती है बच्चों जो डायरेक्शन किसकी होती है? डिस्प्लेसमेंट की होती है। जैसे कि मान लो अगर कोई पार्टिकल आपका इस तरीके से मूव करता हुआ यहां तक आया, तो ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। तो आपको कोई पूछेगा एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन बताओ, तो पहले तो आप इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दोगे। तो ज्वाइन करने से ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। डेल्टा आर भी लिख सकते हो, डेल्टा एक्स भी लिख सकते हो। तो जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा आपका, दिस इज ऑल्सो इज छूट गया बच्चों, इज लिख लेना तुम। दिस इज ऑल्सो डायरेक्शन फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सॉरी क्या मैं लिख रहा हूं, दिस इज ऑल्सो डायरेक्शन फॉर एवरेज वेलोसिटी। ठीक है ना बच्चों? डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन और एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? सेम। लॉजिक क्या है वो मैंने आपको बोर्ड पे लिख दिया है। क्लियर है? चलो जल्दी से लिख लो इसे। इसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ना, किसकी बात करते हैं हम लोग? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात। तो इसमें पहले हम लोग क्या लिखेंगे? इट इज डिफाइंड फॉर, ये किसके लिए डिफाइन करेंगे बच्चों? फॉर टाइम इंस्टेंट, है ना। इसको किसके लिए डिफाइन करोगे? पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट के लिए। इसको v से डिनोट करोगे। ठीक है। अच्छा, मैथमेटिकली इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो दोस्तों याद करो, मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से आपका एवरेज के लिए टोटल डेल्टा का यूज करते हैं, यहाँ इंस्टेंटेनियस के लिए हम लोग d का यूज करेंगे, दैट इज dx/dt। अब ये समझो, अब देखो कैलकुलस आएगा यहाँ पे। जब कभी भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात आएगी तो कैलकुलस आएगा। तो मैंने आपको तो बहुत डिटेल में डिफरेंशिएशन पढ़ा रखा है, आप उसको भी रिवाइज करते रहना। तो सीधी सी बात है, पोजीशन को ध्यान से सुनना, पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करोगे, पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या दे देगा तुम्हें? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। समझ गए बात को? और क्या कर सकते हैं, जहां तक रही बात इसके डायरेक्शन को जानने की, तो उसके लिए फिर हम उपाय लगाते हैं। हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/dt इंटू dx। इसका मतलब है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी छोटे से डिस्प्लेसमेंट के अलोंग होगी। तो सुनो, अब क्या है, मान लो ये रास्ता है, कोई पार्टिकल आपका ए से चल के कहां गया? बी पे। तो इंस्टेंटेनियस की बात जब भी होगी तो किसी इंटरवल के बीच में नहीं होगी, बल्कि किसी खास टाइम पे होगी। तो मान लो ए से बी तक जाने में ये कभी पी पॉइंट पे था। कहां पे था बच्चों? पी पॉइंट पे। और एकाएक आप इंटरेस्टेड हो गए कि यार यहां इसके वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होगी। तो खास पॉइंट पे अगर वेलोसिटी जानना है तब तो आप इंस्टेंटेनियस को जानने का प्रयास कर रहे हो। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसके पैरेलल है? डिस्प्लेसमेंट के। और कैसे डिस्प्लेसमेंट के? बहुत छोटे से।
तो इसका मतलब P पे एक बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कट करोगे। और कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो निश्चित तौर पे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन होगा, और उस स्ट्रेट लाइन को ऐसे ही अगर आप आगे पीछे बढ़ा दोगे, जैसे आगे बढ़ा दिया ऐसे पीछे बढ़ा दिया, तो आप बताओ ये एक तरीके से यहाँ पे टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा का काम कर रहा है कि नहीं? ये आपका यहाँ पे किसका काम कर रहा है? टेंजेंट का काम कर रहा है। और ये जो टेंजेंट का काम कर रहा है तो सीधी सी बात है, इसी के अलोंग आपका dx है, और इसके अलोंग अगर dx है तो v भी इसी के पैरेलल है। तो सीधा हम कह सकते हैं बच्चों कि हमारा जो वेलोसिटी होगा यहाँ पे पॉइंट P पे, vp क्या है हमारा? इंस्टेंटेनियस, INST को डॉट कर देंगे, छोटा सा लिख देंगे तो समझ जाना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट पॉइंट P, ठीक है ना? तो अब कभी भी हमको क्या करना होगा, एक चीज हमने यहां पे सीख लिया कि इफ वी want to find direction of instantaneous velocity, then we have to draw a tangent at that point on the path of particle। दोस्त देखो, अगर आपको किसी पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चाहिए, इफ यू वांट वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो आपको रास्ते के उस पॉइंट पे एक स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट, यानी क्या लिखा मैंने यहां पे? इफ वी वांट, अगर हम लोग चाहते हैं टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अगर हम लोग वेलोसिटी के डायरेक्शन को पता करना चाहते हैं तो हमें ड्रॉ करना होगा क्या? एक टेंजेंट। कहां पे? एट दैट पॉइंट ऑन द पाथ ऑफ द पार्टिकल, रास्ते के उस पॉइंट पे। जैसे कहोगे कि सर और बताइए, जैसे यहां पे तुम चाहते हो, अब देखते जाओ वेलोसिटी किधर होगी, तो कुछ नहीं भाई, एक स्पर्श रेखा ड्रॉ कर दो, वेलोसिटी यहां पे किधर होगी? टेंजेंट ड्रॉ करते जाओ, तो रास्ते पे टेंजेंट ड्रॉ करो, उस जगह के वेलोसिटी का डायरेक्शन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलो कल अपना पैरामीटर फिनिश्ड हो जाएगा। कल हम लोग बहुत अच्छी अच्छी बात करेंगे, एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे, स्पीड के बारे में बात करेंगे, और कुछ मैथमेटिकल रिलेशंस के बारे में। अब तब उसके बाद 1D। कल मतलब कल तो आपका वेंसडे है, कल तो छुट्टी है, यानी थर्सडे को। ओके दोस्तों, तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहो।